हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एलटी एग्ज़ाम के लिए, जिसका नाम आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जब आप इसे सिलेबस में देखेंगे तो काफ़ी सारे टॉपिक इसके अंदर हैं। तो चलिए आज इसको डिस्कस करते हैं और कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर में ये भी कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम लोग यहाँ पर एल का सिलेबस चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें मैं सारे टॉपिक आपको कवर करा रहा हूँ और उसमें बताया जा रहा है कि क्वेश्चंस कितने कितने टाइप के कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले कि अगर 2 चैप्टर का लिंक आप लोगों को देखना है, वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा, तो पहला टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म की हम बात करेंगे पहले। तो आइसोमेरिज्म क्या होती है, क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, कितने टाइप्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये चैप्टर भी बेसिकली सीखने वाला है, इसमें कुछ रिएक्शंस वगैरह ऐसा कुछ याद नहीं करना है। तो एक अच्छा चैप्टर है, काफ़ी नोटेशन वगैरह के बारे में यहाँ पढ़ना होता है, तो रिएक्शनों से ज़्यादा ईजी ये पड़ता है। तो आइसोमेरिज्म क्या होती है? तो आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या फिर इसी को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म टॉपिक इसमें सारे कवर होंगे, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे सिलेबस में जिस सीक्वेंस में लिखा है चैप्टर के टॉपिक उसी सीक्वेंस में कंप्लीट हो। जिस सीक्वेंस में होने चाहिए उस सीक्वेंस में मैं कराऊंगा, ठीक है, बट कंप्लीट सारे होंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, तो ये इसका एक नाम है। और दूसरी टाइप की आइसोमेरिज्म होती है आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जहाँ से सवाल पूछने के ज़्यादा चांस हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसके काफ़ी सारे टाइप होते हैं। जैसे पहला टाइप है इसका चेन आइसोमेरिज्म। अभी 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, पहले आप टाइप याद कर लें इसके थोड़े से। चेन आइसोमेरिज्म यानी कि जिसमें कार्बन की चेन में चेंज किया जाए। फिर दूसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और चौथा होता है हमारा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, ठीक है। और फिफ्थ होता है हमारा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म, ठीक है। और इधर आते हैं क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्फ़िगरेशनल और एक होता है कॉन्फॉर्मेशनल। एक होता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन, ये जबकि यही नाम सिलेबस के लास्ट में लिखा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि बस मैंने आपसे स्टेटमेंट बोल दिया स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के सारे टॉपिक कवर होंगे तो बस वो हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशनल और दूसरा है कॉन्फॉर्मेशनल। मीनिंग अभी सबकी समझाएंगे, ठीक है। पहले टाइप समझा दूँ मैं आपको, धीरे धीरे सब जान जाओगे। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर 2 टाइप आते हैं। एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल हमारे पास। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जैसे सुना भी होगा आपने, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और दूसरा होता है ऑप्टिकल। तो इस सिलेबस में ऑप्टिकल के बहुत सारे टॉपिक हैं आपके, ठीक है। जो इतने सारे टॉपिक दिख रहे हैं वो ज़्यादातर ऑप्टिकल के अंदर ही आते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ज्योमेट्रिकल के अंदर बेसिकली हमें क्या मिल रहा होगा, जैसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल के अंदर हम रोटेशन वगैरह करेंगे तो यहाँ पे बनते हैं इनेंशियोमर्स।
अभी परेशान ना हो, सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर हेडिंग में सिलेबस में आप देखेंगे न्यूमैन, प्रोजेक्शन और सॉहर्स, तो इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो एक्लिप्स्ड फॉर्म, स्क्यू फॉर्म, गॉचे फॉर्म, ये इस तरीके के यहाँ पे कॉन्फॉर्मर हम यहाँ पर देख लेंगे बाद में। तो चलिए सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला सेम हो बट अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या हो? डिफरेंट हो। बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या हो? डिफरेंट हो। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। अब अरेंजमेंट और अरेंजमेंट कैसे कैसे डिफरेंट हो सकता है वो हम धीरे धीरे समझते रहेंगे इन टॉपिक्स के अंदर कि कितनी टाइप की इसमें क्लास हो सकती हैं। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म से। तो ये है हमारे पास पहली आइसोमेरिज्म, कौन सी? स्ट्रक्चरल, या फिर क्या नाम दिया हमने इसका? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो क्या मीनिंग होता है इसका हम लोग समझते हैं। तो इसमें क्या होता है? कनेक्टिविटी हमारी डिफरेंट होती है। ठीक है, यानी कि बॉन्ड्स की कनेक्टिविटी क्या होगी? अलग अलग जगह होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला टाइप क्या था हमारा इसमें? चेन आइसोमेरिज्म। बहुत सिंपल एग्जांपल सीखने हैं आपने, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सबका आइडिया होना चाहिए बस तुम्हें। चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने आपको एक फार्मूला दिया C4H10, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये फार्मूला होता है एल्केन का। एल्केन का क्या फार्मूला होता है? जनरल CnH2n+2, जहाँ पे n होते हैं नंबर ऑफ कार्बन। तो जैसे 4 कार्बन है यहाँ पर, तो फार्मूले में रख के देखो, अगर आप 4 कार्बन रखोगे तो क्या आएगा? C4। फिर यहाँ पे n की जगह 2 रखोगे तो 2 2 जा 2 4 जा 8+2, तो कितना आ गया? H10। तो इसलिए मुझे पता चल गया कि फार्मूले को देख कर कि ये क्या है? एल्केन है। तो एक पॉइंट तुमने ये भी याद कर लिया। डायरेक्ट सवाल इस पर भी हो सकता है कि इसमें से कौन सा फार्मूला एल्केन का है, एल्कीन का और एल्काइन का। ये एल्केन का होता है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ बाकी भी। इसमें से 2 हटा दो तो ये बन जाता है एल्कीन का फार्मूला। इसमें से 2 और कम करो तो ये बन जाता है एल्काइन का फार्मूला। ठीक है, चलो वापस आते हैं एग्जाम्पल पे। तो C4H10 को हम बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे? 4 कार्बन एक लाइन में लगाओ। ठीक है, अब H लगा लो। पहले कार्बन को देखो, एक बॉन्ड बन चुका है, टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं, 3 H लगेंगे। सेकंड वाले कार्बन को देखो, 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 बॉन्ड और बनाने हैं तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इसमें भी 2 लगेंगे, लास्ट वाले में कितने लगेंगे? 3। तो 4 के 4 कार्बन आपने एक लाइन में लगा दिए हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं। 4 कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूट, तो ये बन गया ब्यूटेन। फिर उसके बाद और कैसे आप इसे लिख सकते हैं? आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सर 3 कार्बन एक लाइन में लगाइए और एक कार्बन नीचे लटका दो, तो नीचे वाले कार्बन का एक बॉन्ड बन चुका है, 3 H बनेंगे। राइट वाले कार्बन में 3 H आ जाएंगे, लेफ्ट वाले में भी 3 H, बीच वाले में कितने आएंगे बोलो? 1 H आ जाएगा। अब नंबरिंग करो, 1 2 3, तो 2 पोजीशन पे कौन छूट गया आपका? CH3। नेमिंग वगैरह का थोड़ा थोड़ा आइडिया आप बस सीखते रहो ऐसे ही। ठीक है, बाकी जो ऑर्गेनिक की नेमिंग करेंगे हम, ऑर्गेनिक करेंगे तो नेम देख लेंगे। तो 2 पे CH3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, तो आप बोलेंगे चेन आइसोमर है, क्योंकि पहले वाले में
कार्बन की चेन 4 की आई है ना। नंबरिंग कितने कार्बन पे हुई है, 4 कार्बन पे हुई है, लेकिन नीचे कितने कार्बन में हो रही है, सिर्फ 3 कार्बन में हो रही है। ठीक है, तो किस में चेंज आया है, कार्बन की चेन में चेंज आया है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। बात क्लियर हुई। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 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 CH3, कितने कार्बन है, 5। तो क्या बोलेंगे आप, इसे पेंटेन बोलेंगे। और क्या कर सकते हो फिर, अब ये 5 कार्बन तुम ऐसे लगा सकते हो कि एक सेकंड पोजीशन पे लगा दो, तो 1 2 3 4 और ये 5 एच अब लगा लोगे। मैंने एक बार सिखा दिया है, ठीक है, उसी के हिसाब से लगाओ। बार बार एक ही चीज़ बोल के तो खाली टाइम लगेगा वीडियो में। आपके पास ऑप्शन होता है पीछे करने का, तो काउंटिंग करो 1 2 3 4। जबकि ऊपर कितने कार्बन की चेन आई है, 5 कार्बन की, नीचे कितनी की है, 4 की। ठीक है, तो नीचे जब नंबरिंग करोगे तो 2 पे क्या छूटा है, CH3, तो CH3 को बोलते हैं मिथाइल। तो 2 मिथाइल, कितने कार्बन नंबरिंग हो पाए हैं, 4, ब्यूटेन। तो ये कैसे हैं एक दूसरे के चेन आइसोमेरिज्म। एक और देखते हैं, इसको एक और केस बना सकते हैं। CH3 C के नीचे CH3, C के ऊपर CH3, C के आगे CH3। तो अब देखो नंबरिंग करो 1 2 3, कितने कार्बन काउंट हो पा रहे हैं, सिर्फ एक लाइन में 3 ही काउंट हो रहे हैं, तो 2 छूट गए हैं। तो एक 2 पे ऊपर छूटा है, एक 2 पे नीचे, तो 2,2 है तो दोनों CH3 ना, तो 2,2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन काउंटिंग में आए हैं, 3, प्रोपेन। तो अब आप देख सकते हैं कि ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है और ये पेंटेन है। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, चेन आइसोमर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड आता है आपका चेन आइसोमेरिज्म के बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करनी है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 CH2OH। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल है यहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो कंपाउंड के बारे में डिसाइड करता है कि वो कंपाउंड क्या है। तो आप इसको देख के कहोगे कि सर ये अल्कोहल है, तो कौन डिसाइड कर रहा है, OH। काउंटिंग उसी साइड से होगी जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक आ रहा है, तो यहाँ से होगी काउंटिंग, तो 1 2 3। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर आ रहा है, 1 पे आ रहा है। अब तुमने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, तो तुमने OH कहाँ लगा दिया, सेकंड पे लगा दिया। तो अब नंबरिंग करोगे तो 1 2 और ये 3। तो अब कहाँ पे आ गया, 2 में। क्या कार्बन की चेन में चेंज आया है, नहीं। आप कहोगे सर ऊपर भी 3 कार्बन एक लाइन में थे, अभी भी नीचे 3 कार्बन है। तो ऊपर भी प्रोपेन है, नीचे भी प्रोपेन है, बस ऊपर प्रोपेन 1 ऑल है। ऑल कहाँ पे लगाया है, अल्कोहल 1 पे लगाया, तो ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल। जबकि नीचे आप क्या बोलेंगे, प्रोपेन 2 ऑल, राइट, प्रोपेन 2 ऑल। आई बात समझ में, क्या मतलब हुआ इसका। एक एग्जांपल और देखते हैं डबल बॉन्ड का। तो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड पहले पे ही लगा दिया है, और दूसरा हमने बीच में लगा दिया है। ठीक है, अब नंबरिंग करो 1 2 3 4। तो पहले वाले में क्या है, नंबर डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 पे, और यहाँ 1 2 पे आ रहा है। तो ऊपर वाले का क्या नाम होगा, आप बोलेंगे ब्यूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट आ जाएगा। उसके बाद 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो 1 पे क्या आ गया, इन। नीचे भी ब्यूट है, यानी कि चेन तो नहीं बदली है लेकिन फंक्शन चेंज हो गया है, 2 पे आ गया है। तो चेन आइसोमेरिज्म तो नहीं है, लेकिन कैसे हैं एक दूसरे के पोजीशन आइसोमेरिज्म है। थर्ड में आते हैं। ठीक है, टॉपिक बहुत है इसमें, लेक्चर ज़्यादा लग सकते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिर थर्ड पे आते हैं हम लोग, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लो, इसमें कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं, इसलिए सवाल डायरेक्ट मिल सकता है।
फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है। चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, पूरा फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा। कौन किस में चेंज होता है पहले तो वो याद कर लो। अल्कोहल बदल जाते हैं ईथर में, ठीक है। दोनों साइड एरो इसलिए लगा रहा हूँ कि ईथर अल्कोहल में बदल जाए, ये बात भी ठीक है। एल्डिहाइड्स और कीटोन एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चेंज हो सकता है किसके साथ, ईस्टर के साथ, ठीक है। तो मेनली यही तीन आप याद रख लो, इन्हीं से सवाल मिल जाएगा। एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। तो जैसे हमारे पास अल्कोहल है ये इथेनॉल, ठीक है, और अगर मैं इसे ईथर बनाऊँ तो ईथर होता है ROR, तो CH3OCH3। चलो अब काउंट करो। अल्कोहल में देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 3 2 5 और 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो कितने कार्बन, 2 कार्बन, 3 3 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सेम है फार्मूला बट स्ट्रक्चर अलग है, एक अल्कोहल है तो दूसरा ईथर। एल्डिहाइड देखो CH3 CH3 CH2 CHO, ठीक है, ये एल्डिहाइड होता है। कीटोन में C डबल बॉन्ड O कहाँ आता है, बीच में आता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब तुम खुद चेक कर लो, फार्मूला बराबर आ रहा होगा। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3 CH2 COOH। अब ईस्टर क्या होता है, RCOOR, बीच में COO, फिर ये CH3। यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन है, जितने सेम सेम है। तो अल्कोहल अल्कोहल ईथर में, एल्डिहाइड कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है फंक्शनल, हो गई आपकी, चेन भी हो गई है, पोजीशन भी हो गई है। अब बची है आपकी मेटामेरिज्म, ठीक है। मेटामेरिज्म देख लेते हैं, फिर टॉटोमेरिज्म देख लेते हैं। मेटामेरिज्म बहुत अच्छे से तैयारी करो, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत ज़्यादा डीप ना जाएं, पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करें, ठीक है। हर टॉपिक का एक ओवरव्यू बताओ, मतलब हर टॉपिक के बारे में आपको कुछ पता हो, ये बात है। उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, यानी कि एक इंट्रोडक्शन, बेसिक चीज़ उसकी पता होनी चाहिए, बहुत डीप ना पढ़ें आप स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यही पैटर्न नज़र आया है मुझे तो एग्ज़ाम का। आई होप आप लोग भी इस बात से सहमत हो रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आपने भी अगर पुराने पेपर्स देखे हुए हैं तो, ठीक है। और जिस तरह की जॉब है और जो सिलेबस पूछा जाना चाहिए, इतना ज़्यादा सिलेबस दे देने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट बहुत डीप तो नहीं होने वाले हैं, ठीक। तो मेटामेरिज्म क्या है, मेटामेरिज्म जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये शो करते हैं कौन, शोन बाय फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें दोनों साइड से बॉन्ड जोड़े जा सकते हैं। बहुत सिंपल है, देखो मैं बताता हूँ। ईथर है ना, ROR, तो ईथर में क्या है कि O के राइट साइड भी जोड़ना है और लेफ्ट साइड भी जोड़ना है। तो जैसे ये है एक एग्जांपल, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो O के लेफ्ट में 1 कार्बन है, O के राइट में कितने हैं, 3 कार्बन है। यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन। तो इसका अगर आइसोमर बनाना है मेटामेरिज्म, तो हमने कार्बन की लोकेशन थोड़ी सी बदलनी है। तो इन दोनों को अगर आप देखोगे तो फॉर्मूले सेम है, बस अब क्या फ़र्क है कि ऑक्सीजन के लेफ़्ट साइड में 2 कार्बन और राइट साइड में भी क्या है, 2 कार्बन। तो लेफ़्ट राइट में अगर कार्बन के नंबर्स को चेंज करते हो तो उससे बनने वाली आइसोमेरिज्म क्या कहलाती है, मेटामेरिज्म कहलाती है, ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम्पल काफ़ी है, उतना खास नहीं है। फिर लास्ट आता है टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि यहाँ पर हम
इसे 1-3 शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं, 1-3 शिफ्ट के नाम से, ठीक है। इसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं होंगे, एक ही मॉलिक्यूल दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे हमारे पास है CH3CHO, तो अभी तो ये कौन सा कंपाउंड है, एक एल्डिहाइड है। अगर क्या हो, मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके बना देता हूँ, इसका H मैंने अलग लिख दिया है और ये रहा आपके पास C+O और ये रहा H, ठीक है। देख लो सही से, होना क्या है, ये H यहाँ अपना बॉन्ड तोड़ेगा तो डबल बॉन्ड बनने वाला है, ये डबल बॉन्ड ऊपर टूटेगा तो ऑक्सीजन पे आने वाला है नेगेटिव चार्ज, इस H ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो आने वाला है पॉजिटिव चार्ज। तो होगा क्या, यहाँ बीच में तो बन जाएगा डबल बॉन्ड, O नेगेटिव के पास आ जाएगा नीचे वाला H। अब ये फॉर्म कौन सी बन गई है, इनॉल फॉर्म, ठीक है। इसमें इन भी है और ऑल भी है, तो इनॉल फॉर्म कहते हैं। तो टॉटोमेरिज्म से कौन सी फॉर्म बनती है, इनॉल फॉर्म। 1-3 शिफ्ट के नाम से जाना जाता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। कैसे हो रहा है 1-3 शिफ्ट, देखो ये फर्स्ट कार्बन, ठीक है, फर्स्ट लोकेशन, ये सेकंड लोकेशन और ये थर्ड लोकेशन। तो हाइड्रोजन फर्स्ट से कहाँ जा रहा है, थर्ड पे जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या नाम पड़ गया, 1-3 शिफ्ट, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये हुई हमारी आइसोमेरिज्म। अब इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक हमारा, एक सेकंड मैं थोड़ा वाटर ले लूं। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ पे से आएंगे अब काफ़ी सारे नए नए टर्म्स जो आपने याद रखने, सवाल मिल जाएगा आपको पेपर में। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, जो पार्ट है किसका, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। फिर हम ज्योमेट्रिकल भी देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या होती है ऑप्टिकल, मतलब लाइट, ऑप्टिक्स कहते हैं ना, ठीक है। तो ऑप्टिक्स का मतलब क्या है, बेसिकली ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास एक लाइट होगी। किस तरह की लाइट होती है वो, देखें, नॉर्मल जो लाइट होती है वो कुछ ऐसी होती है कि उसके वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होते हैं, यह है नॉर्मल लाइट। जब इस लाइट को किससे पास कराया जाता है, निकोल प्रिज्म से, तो इस लाइट में सिर्फ एक ही टाइप के वाइब्रेशन बचते हैं, सिर्फ एक टाइप के वाइब्रेशन बचते हैं। तो पहली वाली लाइट क्या है आपकी, नॉर्मल लाइट है, निकोल प्रिज्म से पास कराया तो ये पोलराइज लाइट मिल गई है। तो इस लाइट को हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो यह है आपकी प्लेन पोलराइज लाइट। इसका क्या नाम है प्रिज्म का, निकोल प्रिज्म। पहली वाली क्या है आपकी, नॉर्मल लाइट। तो कौन सी लाइट के बारे में बात करनी है हमें, प्लेन पोलराइज लाइट, इसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, जब इस लाइट को किसी सॉल्यूशन से पास कराया जाता है, जो भी मिक्सचर है आपका जिसके बारे में आपने चेक करना है नेचर,
इससे पास कराया जाता है। तो 3 केस हो सकते हैं, या तो लाइट जो है वो सीधी चली जाए, कोई चेंज ना आए, ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं तो अगर आपको लाइट कैसी दिखाई देती है, बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। दूसरा केस हो सकता है कि लाइट जो है आपको राइट साइड रोटेट हो गई होती हुई दिखाई दे, दाएं साइड घूम गई हो। फिर यहाँ से हम देख पाएंगे उसे नीचे से। एक हो सकता है कि लाइट जो है वो लेफ्ट साइड रोटेट हो गई हो, ठीक है। तो अगर राइट साइड रोटेट हुई है और अगर लेफ्ट साइड रोटेट की गई है तो उसके हिसाब से इनके क्या नाम होते हैं वो देखते हैं। तो अगर राइट साइड रोटेट हुई है तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, और ऊपर वाले को बोलते हैं लीवो रोटेटरी, ठीक। इनके नोटेशन होते हैं स्मॉल डी या फिर वेट लेफ्ट वाले में आएगा एल, ठीक है, स्मॉल एल या फिर क्या लिखा होगा नेगेटिव, और राइट साइड वाले के लिए डेक्स्ट्रो के लिए डी या फिर क्या लिखा होगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अगर कोई कंपाउंड लाइट को रोटेट कर सकता है तो वो कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर रोटेशन नहीं होता है तो आप क्या बोलेंगे, कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो जो लाइट को रोटेट कर सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को क्या कहते हैं, हम कायरल कंपाउंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, कायरल कंपाउंड कहते हैं। क्लियर हुआ। तो ये कहानी है एक्सपेरिमेंटल। अब हम कुछ केमिस्ट्री में कुछ फंडे हम बताएंगे जिनसे हम इन चीज़ों को चेक कर पाए, ठीक है ना। ये बातें क्लियर हो गई इतनी। तो क्या क्या याद रखोगे, निकोल प्रिज्म कौन से प्रिज्म से पास कराया जाता है, ठीक है, और कौन सी लाइट को रोटेट करते हैं, नॉर्मल लाइट है, कैसी लाइट है, तो प्लेन पोलराइज लाइट है। राइट साइड रोटेट करता है तो क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो। लेफ्ट साइड करता है तो क्या बोलते हैं, लीवो। डेक्स्ट्रो के लिए स्मॉल डी या फिर प्लस यूज़ किया जाएगा, लीवो के लिए स्मॉल एल या माइनस यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, अब जो है इन सारी चीज़ों के लिए, जैसे मैंने कहा कि हम कुछ मैथमेटिकल अप्रोच बनाएंगे, तो उसे बनाने के लिए हम कुछ बातों पे बात कर लेते हैं, फिर हम उन कंडीशंस पे पहुंचते हैं जिससे हम बताते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। तो क्या कंडीशन है वो हम देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि बहुत छोटे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो क्या कहेंगे आप कि कंपाउंड कायरल है या नहीं है, ठीक है। तो कंपाउंड के कायरल होने के लिए क्या कंडीशन है, पहला, कार्बन शुड कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन मतलब क्या बोलते हैं हम इसे, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। क्या कहते हैं, ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 अलग ग्रुप लगे हों, हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। जैसे एक कार्बन है, एक हमने ए लगा दिया, एक बी लगा दिया, एक सी लगा दिया और एक डी लगा दिया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। इसी कायरल कार्बन को स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं। तो देखो अब ये टॉपिक आ रहे हैं वहाँ पे देखोगे तो मिल जाएगा सभी। तो स्टीरियो सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर या फिर कायरल कार्बन, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये है
it must have non super imposable mirror image। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जो ऐसी इमेज बनाएं जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है। जैसे ये हमने अभी लगाया ABCD, इसकी मिरर इमेज अगर मैं बना देता हूँ यहाँ पर, तो वो कुछ ऐसी बनेगी। अब सेकंड वाले मॉलिक्यूल को उठाकर एज इट इज पहले वाले के ऊपर रखो, क्या वो एक दूसरे को ढक पाएंगे? नहीं ढकेंगे। तो ये कैसे इमेजेस हैं एक दूसरे की? नॉन सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे को ढकेंगे नहीं। ठीक है, इसकी जगह अगर ऐसे होते मॉलिक्यूल, देखो मान लो ऐसे होता कोई मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे ही होता, तो दूसरे को उठा के पहले वाले के आगे रखोगे तो ढक जाता पीछे वाला। ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें मैं यहाँ पे डंडा लगा देता हूँ, ठीक है, और इसमें यहाँ पे डंडा लगा देता हूँ, अब सेकंड वाले को उठा के उसके ऊपर रखोगे तो ऐसा नहीं दिखेगा। फिर क्या दिखेगा आपको कि ये पीछे वाले का डंडा दिखाई देगा और आगे वाले का डंडा इधर दिखाई देगा, है ना। कवर नहीं कर रहा है पूरा, तो ये क्या कहलाते हैं? फिर कवर करने नहीं चाहिए। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन जिससे हम हमेशा चेक करेंगे, वो तीसरी कंडीशन होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कहा गया आपके सिलेबस में। एलिमेंट करके लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तुम्हें और ठीक लगेगा सिलेबस। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अभी लास्ट में प्रिसाइज कर देंगे, ठीक है, कंसाइज कर देंगे, एकदम बहुत इजी हो जाएगा। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तीन टाइप की होती हैं। एक होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, जिसको बोलते हैं POS। दूसरी होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तीसरा आता है अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री। कहीं अप्लाई नहीं करनी है सब, ठीक है, बस ये एलिमेंट होते हैं, ये पता हो तुम्हें। एक्सेस ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? मॉलिक्यूल को काटने वाला ऐसा प्लेन जो उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे बीच में से काट दूं तो इसके दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे, तो इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? जैसे हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल के सेंटर पे तुम बैठे हो, मैं पूछूं सर्कल के सेंटर से तुम ऊपर जाते हो और नीचे जाते हो तो क्या अलग अलग डिस्टेंस है? आप कहेंगे नहीं सर, ऊपर जितना जाते हैं जहाँ पे हम सर्कल को टच करते हैं नीचे ही उतना भी जाना पड़ता है, यहाँ भी उतना ही जाना पड़ेगा, यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी। उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे बेंजीन है, बेंजीन के सेंटर पे बैठो, सेंटर से ऊपर जाओ ये बॉन्ड मिलेगा, सेंटर से नीचे जाओ वैसा ही बॉन्ड यहाँ भी मिलेगा, सेंटर से राइट जाओ कोई बॉन्ड नहीं मिलेगा, बीच में टकराओगे, सेंटर से जाओ यहाँ बीच में टकराओगे, तो इसे क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहने दो, क्या होती है? वो तुम्हारे लायक की नहीं है अभी, ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हो तुम अभी उस लायक नहीं हो ठीक है, जस्ट किडिंग। तो उतनी ज़रूरी नहीं है। मेनली क्या होता है? पहला वाला, इससे ही मैं चेक करवाऊंगा सारे मॉलिक्यूल हमें जो चेक करने हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो या फिर हम ऑर्गेनिक में चेक कर रहे हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद जो है, ठीक है ना, तो उसके बाद अब हम इतना ही करते हैं आज के लेक्चर में, ठीक है ना। तो बाकी अब कल करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, 3 लेक्चर तो मुझे लगता है लग ही जाएंगे। अब यहाँ तक की चीज़ें थोड़ा सा रिवाइज करके आना, ठीक है। एक आइसोमेरिज्म का पार्ट मैंने बता दिया है। कल जो है हम प्लेन ऑफ सिमेट्री, डी कॉन्फ़िगरेशन, एल कॉन्फ़िगरेशन, सीखने वाली चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और शेयर करना ना भूलें वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ।